अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मीम अलिफ शेख मुआविन मुअल्लिम ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल तेर ज़िला उस्मानाबाद। अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू बाल भारती छठी जमात की किताब से सबक नंबर 10 जिसका उन्वान है घड़ी और जिसके मुसन्निफ़ हैं आसिफ फर्रखी। तो आइए आज हम इनका सबक पढ़ें। इससे पहले कि हम सबक का मतन हाजिर करें, पहली बात अब जान पहचान के उन्वान से कुछ जान लेते हैं। इन तस्वीरों में 3 मुख्तलिफ जगहों पर सूरज देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पहले दाईं तरफ का सूरज किस समत का इशारा दे रहा है, दूसरे दरमियानी तस्वीर के सूरज से किस वक्त का पता चलता है, तीसरे बाईं तरफ का सूरज किस समत का इशारा दे रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि पुराने वक्तों में दिन के वक्त का तायन कैसे किया जाता था। इसी तरह रात का वक्त मालूम करने के लिए सितारों की चाल का सहारा लिया जाता था। वक्त को नापने के लिए हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। एक ज़माने में घड़ियाँ जेब में रखी जाती थीं। अब मोबाइल फ़ोन में घड़ी आ जाने की वजह से लोग हाथ घड़ियों का इस्तेमाल भी कम करने लगे हैं। बस मोबाइल फ़ोन में वक्त देख लेते हैं। अगर कुछ लोग ऐसी जगह पहुँच जाएं जहाँ किसी के पास वक्त देखने का आला न हो तो वहाँ वक्त कैसे मालूम किया जाएगा? ऐसे कई सवालात के जवाबात आसिफ फर्रखी के इस मजमून में तफसील से दिए गए हैं। अजीज़ तलबा, जो पहली बात हमने पेश की है इसके अंदर तस्वीर में बताया गया है कि 3 घंटाघर वाले मीनार बने हुए हैं जिनमें घड़ियां नस्ब हैं और उसके साथ साथ सूरज दिखाया गया है जो मुख्तलिफ औकात की निशानदही कर रहा है। और सूरज के मुख्तलिफ औकात का पता उन सुतूनों के साये की बिना पे हमारे समझ में आता है कि वक्त कौन सा हो रहा है, या सूरज के समत की बिना पे और उस सुतून के पड़ने वाले साये के बिना पे हमारी ये समझ में आता है कि वक्त कौन सा चल रहा है। यानी अगर सुतून का साया मगरिब की जानिब हो तो हमें पता चलेगा कि अभी जो है सुबह का वक्त है, और अगर सुतून का साया सुतून की मशरक़ी जानिब अगर है तो हमें पता चलेगा कि अभी ये शाम का वक्त है। और अगर सुतून का साया आइन सुतून के तह में अगर नज़र आता है या सुतून के पेंडे में नज़र आता हो, इधर उधर ना नज़र आता हो, तो हमें पता चलेगा कि वक्त दोपहर का है। तो ये आम सी बात है। पुराने ज़मानों में जबकि घड़ियाँ और घंटे नहीं थे, उस वक्त जो है लोग सूरज की निशानदही के ज़रिए से वक्त का पता लगा लिया करते थे, या चीज़ों के पड़ने वाले ज़मीन पर साये की बिना पर वक्त का तायन कर लिया करते थे। तो आजकल ज़माना जदीद है, तरक्की का दौर है, और तरक्की इतनी हो चुकी है कि घड़ियाँ घंटे अब बिल्कुल माइक्रो सेकंड का भी वक्त बताने लगी हैं। लिहाजा लम्हा लम्हा और लम्हे का भी आखिरी हिस्सा, लम्हे का 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा भी हम जो है पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। लिहाजा ये हमारी तरक्की का दौर पुराने ज़माने से काफ़ी बदला हुआ नज़र आता है। लिहाजा आसिफ फर्रखी साहब ने घड़ी इस उन्वान से घड़ियों की शुरू से आखिर तक, यानी दौर कदीम से लेकर ताहाल तक के बयानात घड़ी के ताल्लुक़ से बड़े मौसर अंदाज में इस सबक में पेश किए हैं। आइए आसिफ फर्रखी साहब का तारुफ पेश कर दें। आसिफ फर्रखी 1959 ईस्वी में कराची में पैदा हुए। वो पेशे से डॉक्टर और मौजूदा दौर के मुमताज़ अदीब हैं। उन्होंने बहुत से मज़ामीन और कहानियाँ लिखी हैं। चीज़ें और लोग, शहर बीती और इसमें आज़म उनकी मशहूर किताबें हैं। इस सबक में मुसन्निफ़ ने मुख्तलिफ ज़मानों में बनने वाली घड़ियों की कहानी बड़े दिलचस्प अंदाज में लिखी है। इसे गौर से पढ़ने पर आपको अंदाज़ा होगा कि वक्त का हिसाब रखने के लिए घड़ी कितनी ज़रूरी है। यानी आसिफ फर्रखी साहब के तारुफ में ये बात बताई गई कि आप 1959 में कराची में पैदा हुए और पेशे से वो डॉक्टर थे, लेकिन उसके बावजूद आप एक बड़े मुमताज़ अदीब थे। उन्होंने मुख्तलिफ मज़ामीन और कहानियाँ भी लिखी हैं, और जिनमें ख़ास तौर पर चीज़ें और लोग, शहर बीती और इसमें आज़म उनकी मशहूर किताबें हैं। इस सबक में मुसन्निफ़ ने मुख्तलिफ ज़मानों में बनने वाली घड़ियों की बड़ी दिलचस्प अंदाज में अक्कासी की है कि घड़ियों का तारीख़ी पस मंज़र क्या है, वक्त जानने का पुराना तरीक़ा क्या था, और जदीद तरीक़ों में वक्त जानने के लिए क्या कुछ वसाइल दरकार हैं, आपको इस सबक में पढ़ने को मिलेंगे। आइए सबक का मतन हाजिर करते हैं। एक वक्त ऐसा था कि इंसान सिर्फ शिकार और पनाहगाहों की तलाश में रहा करता था।
इतना शिकार करता कि पेट भर जाए और ऐसी जगह रहता जहां हिफाजत से रात गुजारी जा सके। लेकिन जब वो एक मकाम पर बस गया और उसने कामकाज शुरू कर दिया तो वक्त की पैमाइश ज़रूरी हो गई। वक्त रात और दिन में तो तकसीम था ही, अब दिन को पहरों और घंटों में तकसीम करने की ज़रूरत पड़ गई। वक्त का सबसे बड़ा पैमाना तो सूरज था। दिन ढलने और वक्त गुजरने का हिसाब इस बात से रखा जाता था कि सूरज कहाँ पर है। वक्त को नापने के लिए पहली घड़ी भी सूरज के लिहाज से बनाई गई। ये धूप घड़ी घंटों का हिसाब रखती थी और साये के लिहाज से वक्त बताती थी। घटते बढ़ते साये के हिसाब से वक्त बताने वाली धूप घड़ी के साथ मुश्किल ये थी कि रात के वक्त ये बेकार हो जाती थी। जिन दिनों बादलों की वजह से सूरज न दिखाई देता तो धूप घड़ी भी रुक जाती। इसलिए लोगों ने वक्त की पैमाइश के दूसरे तरीके ढूंढना शुरू कर दिए। अजीज तलबा, यहाँ पर सूरज की वजह से जो है लोगों के वक्त के तयन के हिसाब को बताया गया कि पुराने वक्तों में, पुराने ज़माने में, पुराने दौर में लोग सूरज के मनाजिल को देखकर वक्त का तयन कर लिया करते थे। सूरज अगर मशरिक़ की जानिब अभी तुलू हो रहा होता या ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठता दिखाई देता तो लोग अंदाज़ा लगा लेते कि ये सुबह का वक्त है, और अगर मगरिब की जानिब गुरूब की तरफ झुकाव उसका अगर होता तो लोग अंदाज़ा लगा लेते कि शाम का वक्त है, और सूरज अगर सर पे सवार होता तो पता चल जाता कि ये दोपहर का वक्त है। इस तरह से चंद पहरों में दिन के वक्त को तकसीम कर दिया गया था। बाद में जो है धूप घड़ी की ईजाद हुई। गोया कि एक सुतून या एक छड़ी या एक लकड़ी किसी मुकाम पर गाड़ दी जाती है और उसके साये को देखकर अंदाज़ा लगाया जाता कि वक्त क्या चल रहा है। लेकिन ये धूप घड़ी जो थी असल में ये सिर्फ दिन के वक्तों का तयन कर सकती थी या बता सकती थी या निशानदही किया कर सकती थी। जब अगर धूप ना होती तो ये घड़ी बेकार हो जाती और रात के वक्त भी ये घड़ी बिल्कुल बेकार हो जाती। लिहाजा ये वक्त के तयन के लिए ज़रिए के तौर पे बिल्कुल नाकाफ़ी साबित हो रही थी। लिहाजा लोगों ने या लोगों की फ़िक्रों ने नए पैमाने को तलाशने की फ़िक्र की कि वक्त जानने के लिए, वक्त पहचानने के लिए कोई और ज़रिए का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या कोई और खोज की जानी चाहिए। उस तरफ लोगों की सोच बढ़ने लगी। आगे देखें, कदीम यूनान और रोम में आधी घड़ी बहुत मकबूल थी। ये घड़ी क्या थी? एक बर्तन था, पानी की नाद भरकर इसमें एक ऐसा कटोरा रख देते जिसकी पेंदी में एक बहुत छोटा सुराख होता था। पानी उस सुराख से आहिस्ता आहिस्ता कटोरे में चढ़ता रहता। जब कटोरा भरकर डूब जाता तो लोग समझ लेते कि 1 घंटा पूरा हो गया है। इसके बाद शमा घड़ी का रिवाज हुआ। ये मोमबत्ती थी जिस पर मखसूस फासले पर निशानात लगे होते थे। एक निशान से दूसरे निशान तक शमा के पिघलने का मतलब था कि 1 घंटा गुजर गया, यानी मोमबत्ती का जलना और पिघलना वक्त के गुजरने को जाहिर करता था। इससे ज़्यादा सस्ता और काबिल एतमाद ज़रिया रेत घड़ी थी। ये घड़ी शीशे की एक नलकी थी जो दरमियान से इतनी पतली होती कि 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आती। ऊपर के हिस्से में रेत भरी होती थी जो नीचे गिरती रहती। ऊपरी हिस्से के बिल्कुल खाली होकर निचले हिस्से के भर जाने में पूरा घंटा लगता था। जब घंटा पूरा हो जाता, ऊपर की तमाम रेत नीचे पहुंच जाती तो रेत घड़ी को उल्टा कर लिया जाता और रेत का गिरना दोबारा शुरू हो जाता। रेत घड़ी का रिवाज उस वक्त कम हुआ जब कल पुर्जों की बनी हुई घड़ियां आम हो गईं। अजीज तलबा, इस पैराग्राफ के अंदर 3 तरह की घड़ियों का जिक्र हुआ है। पहली घड़ी जो कि आबी घड़ी कहलाई। उसकी क्या नोयत थी कि एक टोकरे में पानी भरा जाता और एक कटोरी जिसके पेंदे में छोटा सा सुराख होता उस पानी के ऊपर रख दी जाती। उस छोटे से सुराख से पानी कटोरी में भर जाता और धीरे धीरे जब कटोरी भर जाती तो कटोरी डूब जाती, और जब कटोरी डूब जाती तो यह अंदाज़ा लगा लिया जाता कि 1 घंटा पूरा हुआ है। लिहाजा उस कटोरी को पानी से निकाल कर दोबारा पानी की सतह पर रख दिया जाता। ये थी आबी घड़ी। उसके बाद दूसरी घड़ी का जिक्र हुआ है जो कि शमा घड़ी कहलाती है। शमा घड़ी की क्या हैयत थी? तो एक मोमबत्ती हुआ करती थी जिसके ऊपर मखसूस फासले पर निशानात लगे हुए होते थे और उन निशानात के जरिए से हमें जो है 1-1 घंटे का पता चलता कि मोमबत्ती को जलाकर रख दिया जाता और जैसे जैसे एक हिस्सा जलकर पूरा ख़त्म हो जाता तो इस बात का अंदाज़ा कर लेते कि 1 घंटा मुकम्मल हुआ है। इस तरह से पूरे दिन को मुख्तलिफ अवकात को घंटों में तकसीम करके मोमबत्ती के ऊपर निशानात लगा दिए जाते और वो निशानात जैसे जलते ख़त्म हो जाते तो 1-1 घंटा जो है लोग गिन कर अपने वक्त को तय किया करते थे या उसकी शनाख्त कर लिया करते थे। ये थी शमा घड़ी। अब उसके बाद और एक बात बताई गई कि यहाँ पर रेत घड़ी का जिक्र हुआ है। रेत घड़ी क्या है? तो एक तरह से शीशे की एक नलकी है जो बीच में से बिल्कुल बारीक और दोनों सिरों पर फैलाव के साथ
उसके अंदर रेत भरकर उसका जो है इस्तेमाल किया जाता। यानी बीच में से जो सुराख होता था बारीक, उसके अंदर से ऊपरी सिरे से निचले सिरे की तरफ रेत को गुजारा जाता। यानी घड़ी को इस तरह रखा जाता कि ऊपरी हिस्से की रेत निचले हिस्से में दरमियानी सुराख से जो है गिरती रहे, और जब पूरी रेत दरमियानी सुराख से नीचे के हिस्से में आ जाती तो इसका अंदाजा कर लिया जाता कि 1 घंटा पूरा हुआ है। और जैसे ही पूरी रेत निचले हिस्से में आ जाती, घड़ी को फौरन उलट कर रख दिया जाता ताकि फिर जो है वो निचले हिस्से की जो रेत है दोबारा से ऊपरी हिस्से में आ जाए और ऊपरी हिस्से से दोबारा से जो है गिरना शुरू हो जाए, ताकि दूसरे घंटे की गिनती पूरी हो सके। इस तरह की रेत घड़ी। अब रेत घड़ी की अहमियत किस वक्त खत्म हो जाती है? जब कलपुर्जों की घड़ियां आम हो जाती हैं। अब कलपुर्जों की घड़ियां क्या हैं, आगे देखते हैं। ऐसी घड़ियों के आम होने में बहुत वक्त लगा और एक अरसे तक उन्हें अजूबा समझा जाता रहा। खलीफा हारून रशीद ने फ्रांस के बादशाह शार्लमेन को तोहफे में बहुत खूबसूरत घड़ी भेजी तो उसका सारा दरबार घड़ी को देखकर शशदर रह गया। खलीफा हारून रशीद को हम अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं कि तारीखी शख्सियात में खलीफा हारून रशीद बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं। उनके ज़माने में जो है सबसे पहले कलपुर्जों की घड़ी ईजाद हुई, लिहाजा उन्होंने फ्रांस के बादशाह शार्लमेन को तोहफे में वो कलपुर्जों वाली घड़ी जब भेजी तो बादशाह सारे विजरा तो विजरा, सारा का सारा दरबार ही उस कलपुर्जों वाली घड़ी को देखकर हैरान और परेशान रह गया कि ये ऐसी कैसी जादुई चीज़ है, जादुई डिबिया है कि जो है चलती है और वक्त का पता जो है हमें चलता है, कि इस कलपुर्जों वाली घड़ी के चलने से हमें वक्त मालूम होता है। इस तरह का अजूबा जो है फ्रांस के बादशाह और सारे दरबारियों ने देखा। यूरोप में कलपुर्जों की घड़ी 12वीं सदी में नमूदार हुई। लोहारों की बनाई हुई ये घड़ी कुछ ऐसी ठीक नहीं थी, मगर उससे थोड़ा बहुत काम लिया जाने लगा। सन 1606 ईस्वी में इटली के शहर मिलान में पहली मरतबा घंटे की टन टन सुनाई दी तो उसे बड़ा अहम वाक़या समझा गया। इसका मतलब ये था कि अब महज सुनकर लोग ये बता सकते हैं कि क्या वक्त हुआ है। यानी यूरोप की जो है कारीगरी का और यूरोप की जो है नई ईजाद का जो है जिक्र हुआ है, जिसके अंदर 12वीं सदी ईस्वी में वहां पर घंटे की बुनियाद रखी गई। पहली मरतबा यूरोप में इटली के शहर मिलान में सन 1306 ईस्वी में लोगों ने घंटे की आवाज़ सुनी और लोगों को बजाय अंदाज़ा करके या देख के वक्त मालूम करने से सुनकर जो है वक्त मालूम करने की तरकीब पर वहां पर अमल आवरी हुई कि जितने घंटे बजा करते थे उतना वक्त जो है लोगों को सुनकर पता चल जाता था या मालूम हो जाता था। तो सन 1306 ईस्वी में इटली के शहर मिलान में सबसे पहले जो है घंटे की आवाज़ लोगों ने सुनी और इस वाक़े को बड़ा अहम वाक़या समझा जाने लगा। जल्द ही आवाम की सहूलत के लिए शहरों के अहम मुकामात पर बड़े बड़े घंटाघर तामीर किए गए। बाद शहरों में जो घंटाघर बनाए गए वो फ़न तामीर और माहिराना कारीगरी का आला नमूना थे। हर घंटे पर सिपाहियों की कतार या तारीखी हस्तियों की शबीह निकल कर बताती कि घंटा पूरा हो गया है। लोग उन्हें देखते और वक्त का अंदाज़ा लगा लेते। लोग अब भी दूर दूर से आकर उन घंटाघरों को देखते हैं, ये मालूम करने के लिए नहीं कि अब क्या वक्त हुआ है, बल्कि एक गुजरे हुए ज़माने के आसार के तौर पर। यानी जो घंटाघर जो है जगह जगह पर मुख्तलिफ शहरों में और शहरों के चौराहों पर जो घंटाघर बनाए गए उसमें जो है 1 घंटा पूरा होने पर सिपाही आ जाते या कोई मशहूर शख्सियत की शबीह आ जाती और ये घंटे के ज़रिए से बावर कराती कि 1 घंटा मुकम्मल हो गया है। लिहाजा लोग जो है वक्त मालूम करने के लिए चौक में और चौराहों पर आ जाते और वक्त मालूम कर लेते। आज भी लोग घंटाघरों को विजिट करते हैं, मुलाकात के लिए चले जाते हैं, वहाँ पर सैर के लिए तफरीह के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ जाने का मकसद उनका ये नहीं होता कि वक्त मालूम करें, बल्कि ये जानना उनके लिए ज़रूरी होता है या इस बात को जानने के लिए वो वहाँ जाते हैं कि पुराने ज़माने में वक्त किस तरह से मालूम किया जाता था। तफरीह के तौर पर आज वो अपने आसार कदीमा को देखने के लिए जाया आया करते हैं। लोहारों ने इब्तिदा में जो घड़ियां बनाई थीं वो बड़ी और भारी थीं और पहियों के गिर्द घूमने वाले वजन से चलती थीं। उनको बेहतर बनाने के लिए काम होता रहा। भारी वजन के लिए स्प्रिंग इस्तेमाल हुआ तो घड़ी का छोटा करना मुमकिन हो गया। पेंडुलम लगाए गए तो घड़ी की रफ्तार बेहतर हो गई और मिनट बताने वाली छोटी सुई के इजाफे से अब घड़ियां घंटों का हिसाब रखने की बजाय मिनट का हिसाब रखने लगी। शुरुआत में जो घड़ियां बनाई गई थी लोहारों के जरिए बनाई गई थी। उसके बाद जो है उसके अंदर उन घड़ियों को घुमाने के लिए वजन लगाए जाते थे।
लेकिन बाद में जब स्प्रिंग लगाना जब शुरू हुआ तो घड़ी की जसामत को और छोटा करने में मदद मिली, और आजकल तो घड़ियां इतनी नाजुक और सुबक हो गई हैं कि सेकंड और मिनट का भी जो है हिसाब रखती हैं। ये सब जो है स्प्रिंग की वजह से मुमकिन हो सका। लिहाजा स्प्रिंग के ज़रिए से घड़ियों की जसामत में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो गई, और इतनी छोटी हो गई घड़ियाँ कि वो जो है हमारी कलाई पर बांधने के लिए भी मौजू नज़र आने लगी थी। आगे देखें, घंटों की बजाय छोटी घड़ियाँ बनने लगी और उनका संभालना आसान हो गया, तो उनका इस्तेमाल भी बढ़ गया। अब हर शख्स चाहता था कि उसके घर की दीवार पर एक घड़ी ज़रूर लटक रही हो। इस तरह घड़ी साजी अहम पेशा बन गया। पहली बाकायदा घड़ी जर्मनी के एक कुफल साज ने 1500 ईस्वी के लगभग बनाई। ये घड़ी कॉलर की बैजवी शक्ल की थी और गले में हार की तरह पहनी जाती थी या कॉलर के गिर्द लटकाई जाती थी। इस घड़ी ने जल्द ही एक जेवर की सूरत इख्तियार कर ली। मशहूर व मारूफ सुनार और दस्तकार उन घड़ियों को तरह तरह के नमूनों में बनाते और सोने चांदी के काम पर जवाहर जड़ते। ये घड़ी क्या थी? फनपारा थी, और ऐसी घड़ी का मालिक होना बड़ी बात थी। जिन लोगों की तबीयत में दिखावा होता वो एक ही वक्त में कई घड़ियां पहनते। घड़ियां अलग अलग शक्लों की होती होंगी, मगर इन सब में वक्त एक ही होता। अजीज तलबा, यहाँ ये बात बताई गई कि जब घड़ी की जसामत छोटी हो गई और उसे जो है छोटी जसामत में बनाया जाने लगा, तो लोगों की ज़रूरत भी जो है बढ़ने लगी, और लोगों ने इस बात को ज़रूरी समझा कि अपने घर में एक घड़ी ज़रूर लटकती रहनी चाहिए। उसी तरह से जो है घड़ी साजी का पेशा बहुत आम हो गया। और जब पहली बाकायदा घड़ी जर्मनी के अंदर एक कुफलसाज ने बनाई, जो कि सन बताया गया है 1500 ईस्वी के लगभग, तो उस वक्त जो है घड़ी कॉलर की बैजवी शक्ल की थी और उसे हार की तरह गले में लटकाया जा सकता था। इस घड़ी ने जल्द ही एक जेवर की सूरत इख्तियार कर ली और मशहूर व मारूफ सुनार उसे बनाने लगे, और सिर्फ बनाने नहीं लगे बल्कि उसे सोने चांदी के मुलम्माकारी से भी जो है उसको सजाया जाने लगा और उसके अंदर जवाहर भी जड़े जाने लगे। लिहाजा जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे उसको जेवर की तरह इस्तेमाल करने लगे, और जिन लोगों की तबीयत में दिखावा था वो लोग एक की बजाय 2-2, 4-4 घड़ियां भी जो है अपने गलों में लटकाए फिरने लगे। भले वो 4-4 घड़ियां अपने गले में लटकाए फिरते हों, लेकिन सबका वक्त तो एक ही हुआ करता था। एक घड़ी बनाने के लिए एक माहिर और हुनरमंद कारीगर को बहुत वक्त दरकार होता था। सनअती तरक्की की बदौलत ये मुमकिन हुआ कि इतनी कीमत की घड़ियां बनने लगीं कि एक आम आदमी की दस्तरस में हों। घड़ी जेवर की बजाय ज़रूरत की चीज़ बन गई, मगर फिर भी घड़ी बहुत कीमती मिल्कियत समझी जाती थी। सोने की जंजीर से लटकी हुई, डिबिया की तरह खुलने वाली और चाबी से चलने वाली जेबी घड़ियाँ अब से थोड़े अरसे पहले तक आला लिबास का हिस्सा समझी जाती थी। यानी ये बात बताई गई कि जो छोटी छोटी जसामत की खूबसूरत घड़ियाँ बनाने की जो है रिवायत जब चल पड़ी, तो वो घड़ियाँ बनाने में बड़ा वक्त दरकार था। कारीगरों को अपनी हुनरमंदी का लोहा मनवाते हुए इस काम को करने में बड़ा वक्त लगता था। लेकिन जब सनअती तौर पर घड़ियों की जो है तैयारी होने लगी और सनअतों में घड़ियाँ तैयार होने लगी, कारखानों में घड़ियाँ तैयार होने लगी और बनने लगी, तो फिर आम आदमी की दस्तरस में आ सके या आम आदमी खरीद सके ऐसी घड़ियाँ भी बाज़ारों में आकर बिकने लगी। तो लोग बजाय उसको शान और शौकत और जेवर की हैसियत से पहनने के अब एक ज़रूरत की चीज़ समझकर पहनने लगे कि वक्त मालूम करने के लिए घड़ी ज़रूरी है। लिहाजा सोने की जंजीर से लटकी हुई, डिबिया की तरह खुलने वाली और चाबी से चलने वाली अलग अलग तरह की जेबी घड़ियाँ जो है तैयार होने लगी, और चलते चलते ये हुआ कि लिबास का एक अहम हिस्सा घड़ी को समझा जाने लगा। अब घड़ियाँ जेबों से निकलकर कलाई पर आ गई हैं, यानी अब वक्त हमारे हाथों में है। वक्त क्या हाथ आया, तरह तरह की घड़ियाँ सामने आई, बगैर चाबी के चलने वाली, अंधेरे में चमकने वाली, पानी से ख़राब न होने वाली और चोट सहार जाने वाली घड़ियाँ अब आम हैं। आज की घड़ियाँ देखने में सुबह भी नज़र आती हैं और वक्त की पैमाइश में इतनी हसास हैं कि सेकंड के हिस्से का भी हिसाब रखती हैं। धूप घड़ी से कलाई घड़ी तक आने में बहुत वक्त लगा। आजकल की अगर हम घड़ियाँ देखें तो बहुत ही प्यारी और बड़ी नाजुक और ख़ूबसूरत अंदाज की घड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं, जो कि कलाई पर पहनी जाती हैं। जब वक्त जो है कलाई पर देखा जाने लगा तो लोगों की ज़िंदगी भी वक्त के साथ साथ बड़ी ही तेज़गाम होती चली गई। यहाँ तक कि लोग घंटे के अलावा मिनट और सेकंड के भी छोटे से छोटे हिस्से, जिसको माइक्रो सेकंड कहा जाता है, वहाँ तक का वक्त जो है अपने घड़ियों के अंदर मालूम करने लगे। और आजकल की अगर हम घड़ियाँ देखेंगे तो डिजिटल घड़ियाँ हमें नज़र आती हैं, जो मोबाइल के अंदर और कंप्यूटर के अंदर जो है चमकती दमकती नज़र आती हैं और जो कि बैटरी के सेल के ऊपर चलती हैं। कुछ घड़ियाँ तो ऐसी भी हैं प्यारे बच्चों जो धूप की रोशनी के ऊपर चलती हैं,
लिहाजा ये सारी घड़ियाँ इंसान की ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बनकर सामने आई हैं। तो आज अजीज़ तलबा हमने धूप घड़ी से लेकर कलाई की घड़ी तक और कंप्यूटर और मोबाइल की डिजिटल घड़ी तक का सफ़र हमने जो है इस सबक के ज़रिए से तय किया है। उम्मीद करते हैं कि अजीज़ तलबा को ये सबक अच्छी तरह से जहन नशीन हो गया होगा। लिहाजा इस सबक के मानी व इशारात को भी आप जहन नशीन कर लें और आखिर में दी हुई मश्क को भी आप जो है हल करें। इस उम्मीद के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे मौजू पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।